नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब वर्त में। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं, हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, है ना। और इसका पार्ट 2 हम लोग शुरू करते हैं महात्मा गांधी से। देखिएगा, महात्मा गांधी एक संक्षिप्त परिचय, पेज नंबर आप ले लीजिएगा, लूसेंट का 68 पेज नंबर है। और इसके पीछे का हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, यहाँ से हम लोग को शुरू करना था। चलिए, तो देखिएगा, महात्मा गांधी एक संक्षिप्त परिचय। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, ये तो सबको पता है। वास्तविक नाम इनका क्या था? मोहनदास करमचंद्र गांधी इसका वास्तविक नाम था। इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। इनका पिता का नाम क्या था? करमचंद्र गांधी था। पुतलीबाई माता का नाम था, करमचंद्र गांधी इनके पिता के नाम था। और कस्तूरबा गांधी क्या थी इनकी? तो इनकी पत्नी थी। विवाह कब हुआ था बताइए? गांधी जी का विवाह 1883 में हुआ था। ठीक ना, लगभग 12-14 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ था। देखिए, इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, रामदास, मणिलाल, देवदास, है ना। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और इनके 5वें पुत्र की उपाधि किसको दी गई थी? तो जमनालाल बजाज को। किसे दी गई थी? जमनालाल बजाज को, है ना। यहाँ पे देखिए, गांधी जी के जो निजी सचिव हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे? महादेव देसाई। क्या कौन हुआ करते थे? महादेव देसाई। 1917 से लेकर 42 तक इनका कार्यकाल रहा था। और जो थे उनके बाद प्यारे लाल आए। कौन आए? प्यारे लाल आए, प्यारे लाल नैयर। वो 42 के बाद कौन आ गए? 48 तक आ गए प्यारे लाल नैयर। तो गांधी जी का जो निजी सचिव के रूप में 2 आदमी ने काम किया था। कौन कौन? महादेव देसाई 1917 से 1942 तक। और उसके बाद 42 में हो गया तो निधन हो गया महादेव देसाई का, हो सकता है। फिर प्यारेलाल नैयर आए तो 42 से 48 तक, है ना, गांधी जी की मृत्यु तक। कौन थे? प्यारेलाल नैयर उनके निजी सचिव के रूप में काम किए थे। सुशीला नैयर जो है, ये प्यारेलाल की क्या है? तो महात्मा गांधी की युवा निजी चिकित्सक और प्यारेलाल की नैयर जो थी बहन थी। ठीक ना, प्यारेलाल नैयर की बहन थी सुशीला नैयर। और ये भी क्या थी? निजी सचिव हुआ करती, सॉरी चिकित्सक हुआ करती थी, है ना। निजी चिकित्सक कौन हुआ करती थी? सुशीला नैयर। सुशीला नैयर इनकी निजी सचिव चिकित्सक हुआ करती थी। मेडलिन स्लेड, देखिएगा मेडलिन स्लेड को, यह एक ब्रिटिश महिला थी। मेडलिन स्लेड कौन थी? मेडलिन स्लेड, तो यह एक ब्रिटिश महिला हुआ करती थी जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था। किनके नेतृत्व में? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया था। बताइए, महात्मा गांधी से इतना इनको प्रेम था मेडलिन स्लेड को। यह जो थी मीरा बहन के नाम से जानी जाती थी। इनका क्या नाम था? इनका मीरा बहन इनका नाम दिया गया था गांधी जी के द्वारा। लंदन में 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करके वकालत करने बम्बई आ गए थे। कौन? महात्मा गांधी। तो लंदन में 1891 में ये बैरिस्टर की परीक्षा क्या हुए थे? उत्तीर्ण कर लिए थे। उसके बाद ये वकालत करने के लिए बम्बई आ गए थे। कहाँ आ गए थे? बम्बई आ गए थे। देखिएगा, एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला थे। उन्हीं ने इन्हें अपने फर्म की कानूनी कार्रवाई के लिए नियुक्त किया था। अपना फर्म जो है खेती के लिए कानूनी कार्रवाई करने के लिए इनको नियुक्त किया था। कौन? तो मुस्लिम व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। ठीक ना, अपने कारोबार के लिए इनको कानूनी कार्रवाई करने के लिए इनको नियुक्त किया था गांधी जी को। ठीक ना। इसी सिलसिले में अप्रैल 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु कौन गए थे? दक्षिण अफ्रीका चल गए थे गांधी जी, रवाना हुए थे। ठीक ना, किनके पैरवी के लिए? तो दादा अब्दुल्ला के पैरवी के लिए 1893 में एक चल गए थे। कहाँ? गांधी जी तो दक्षिण अफ्रीका चल गए थे। और पूछता है, देखिए, जहाँ वह सर्वप्रथम नाटाल जो है, नाटाल डरबन, वहाँ बंदरगाह 24 मई 1893 को एसएस सफारी नामक जहाज में पहुँचे थे। ठीक ना, वहाँ वो नटाल जो है, नटाल डरबन में बंदरगाह 24 मई 1893 को एसएस सफारी नामक जहाज पर पहुँचे थे। 7 जून 1893 को गांधी जी ने डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन को पकड़ ली। 7 जून 1893 को गांधी जी ने जो डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन थी उसको क्या कर ली? पकड़ी। और उस दिन गांधी जी के पास उसी ट्रेन के प्रथम श्रेणी का टिकट था, फर्स्ट एसी का टिकट था। लेकिन रंग भेद के कारण, रंग उनका जो था सांवला था, इसके कारण उन्हें जबरन तृतीय श्रेणी से उतार दिया गया। ठीक ना, जाने के लिए कहा गया। नहीं जाने पर जबरन उन्हें पीटर्समारिस बर्थ पर क्या हो गया? स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। इनसे वो क्रोधित हुए और क्या किए? उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करना शुरू कर दिए थे। देखिएगा आगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, अब यहाँ से शुरुआत होता है अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के बारे में। तो हम लोग देखे थे 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया था, गांधी जी ने किए थे, है ना। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब किए थे गांधी जी? 1894 में। कब किए थे? 1894 में। बताइएगा, इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1903 में। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन। ठीक ना, इंडियन ओपिनियन नामक क्या है ये? तो एक सप्ताह में आने वाला पत्र है। ठीक ना, इसका प्रकाशन किसने किया था? तो गांधी जी ने 1903 में किया था। 1904 में क्या हुआ था? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे गांधी जी। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में।
फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में। और कब किया था? 1904 में। तो ध्यान दीजिएगा 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, ठीक। उसके बाद 1903-04 लगातार 3-4 में क्या किए? तो पहले 1903 में किया इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र निकाले। उसके बाद 1904 में 1 साल के बाद क्या किए? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। क्या किए? फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। अब देखिएगा 1910 में क्या करते हैं, तो टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना इन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका में ही। ये सब का सब कहाँ पे किए हैं? दक्षिण अफ्रीका में किए हैं। 1894 में नेटाल इंडियन कांग्रेस हो गया। 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र हो गया। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना। 1910 में टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना। ध्यान में रखिएगा सब लाइन से। 1894, 1903, 1904, 1910, ठीक ना। इस फार्म की जो स्थापना था टोल्स्टॉय फार्म, इस फार्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार हुआ करते थे कालेन बारोव। कौन हुआ करते थे? कालेन बारोव। इनकी सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? इनकी सहायता से जोहान्सबर्ग में की गई थी, ठीक ना। टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना, इस फर्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार थे। कौन थे? कालेन बारोव थे। कौन थे? कालेन बारोव। कालेन बारोव का नाम याद रखिएगा। ये क्या थे? तो जर्मन शिल्पकार हुआ करते थे। इन्हीं की सहायता से जोहान्सबर्ग में क्या किया गया था? तो टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना किया गया था। 1910 में हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण जो था फिनिक्स दक्षिण अफ्रीका में इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस और स्वराज की व्याख्या ये सब किया गया था। लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर, कितना? 45 साल, लगभग 45 साल की अवस्था पर गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी फिर कहाँ आ गए? तो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को, ठीक ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। कब आए थे? तो 9 जनवरी 1915 में आए थे, ठीक ना। कितना? लगभग 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर। कितना साल के थे तब आए थे? 45 साल के थे तब आए थे। वापसी के वक्त महात्मा गांधी ने अपने जन्म स्थान जो था काठियावाड़ के जन्म स्थान इनका है, और यहीं का पारंपरिक पोशाक पहन लिए थे, ठीक ना। यहीं के क्या पहन लिए थे? पोशाक पहन लिए थे। काठियावाड़ उनका जन्म स्थान की जगह से। और अरबिया जहाज़ पर चढ़ के आ गए। किस पे चढ़ के आए थे? अरबिया जहाज़ पर। पारंपरिक पोशाक पहन लिए थे काठियावाड़ का, और क्या कहिए था वहाँ अरबिया जहाज़ पर चढ़ के आए थे, ठीक ना। तो गए थे किस जहाज़ से और आए थे किस जहाज़ से? तो देखिए जाने वाले थे, इधर हम लोग देखे थे SS सफारी नामक जहाज़ में से पहुँचे थे 1893 में। SS सफारी नामक जहाज़ से पहुँचे थे, ठीक ना। कब पहुँचे थे? तो बंदरगाह 24 मई 1893 को पहुँचे थे। और यहाँ पे आए हैं कब? तो आए थे उधर से, देखिएगा, हाँ देखिएगा यहाँ पे कहाँ गया। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि काठियावाड़ की जो पारंपरिक पोशाक पहनकर अरबिया जहाज़ पर ये आए थे, ठीक। इसलिए जब गांधी जी भारत ओपोल बंदरगाह पर पहुँचे थे, सबसे पहले गांधी जी किस बंदरगाह पर भारत पहुँचे थे? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ओपोल बंदरगाह पर, जो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। ओपोल बंदरगाह पर पहुँचे थे जब भारत वापस आए थे। किस जहाज़ से आए थे? अरबिया जहाज़ से आए थे, काठियावाड़ के पोशाक पहन के। तो भारत में जब आए थे ये, तो ओपोल बंदरगाह पर पहुँचे थे। किस बंदरगाह पर? ओपोल बंदरगाह। कहाँ पर है ओपोल बंदरगाह? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। और वहाँ पे लौटे। उन्होंने धोती और लंबा कोट, कंधा पर एक स्टील और सिर पर सफ़ेद पगड़ी पहनना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। धोती, लंबा कोट, कंधा पर एक स्टील और सिर पर सफ़ेद स्टोल, कंधे पर एक स्टोल, और स्टोल मतलब तावल हो गया ना, तावल, स्टोल और सिर पर सफ़ेद पगड़ी पहनकर शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने केवल खादी का आवरण पहनना ही शुरू कर दिया। अंतिम में जाते जाते वो सिर्फ खादी ही पहनना शुरू कर दिए। देखिए गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। क्या माना था? राजनीतिज्ञ गुरु माना था। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। और गांधी जी जो थे, गांधी जी अत्यधिक गुरु जो थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामचंद्र भाई थे। अध्यात्म से जोड़ने वाले थे राम जी थे। अध्यात्म से जोड़ने वाले कौन थे? तो राम जी थे, रामचंद्र भाई। और जो थे राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक ना। ध्यान में रखिएगा। गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति कौन कौन थे? तो रामचंद्र भाई अपने सजीव संपर्क से टॉलस्टॉय ने बैंकुठ तेरे हृदय में, ठीक ना। गांधी जी के जीवन पर प्रभाव डालने वाले 3 व्यक्ति हैं। पहला रामचंद्र भाई, अपने सजीव संपर्क से टॉलस्टॉय ने बैंकुठ तेरे हृदय में नामक अपनी पुस्तक से, और रस्किन ने, अब देखिए रस्किन ने अनटू द लास्ट नामक पुस्तक से किया था, ठीक ना। इनके क्या किया था? इनके हृदय पे प्रभाव डाला था। तो रामचंद्र भाई जो थे, इनका क्या था? इनका था सजीव संपर्क से लिखे थे टॉलस्टॉय ने बैंकुठ तेरे हृदय में, ठीक, और नामक पुस्तक से। और रस्किन जो लिखे थे अनटू द लास्ट नामक पुस्तक लिखे थे, ठीक, जिससे वो क्या हुए थे? उनका हृदय प्रभावित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था गांधी जी, ठीक ना। और इसी कारण को क्या कहा गया? तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। किसको? गांधी जी को। कब किया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद।
प्रथम विश्व युद्ध के समय में भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति जो थी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ। भारत में महात्मा गांधी का पहला महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान हुआ था। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। भारत में महात्मा गांधी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कब हुई थी? 1916 में। सार्वजनिक उपस्थिति मतलब सबके सामने आए थे कब? 1916 में। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान ही वो आए थे। BHU जो थी, BHU विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समारोह में सबके सामने आए थे बनारस में ही महात्मा गांधी। ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। 1916 में आए थे सबके सामने। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की भी स्थापना की थी। जब वो अहमदाबाद थे वहाँ पे करीब साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किए थे गांधी जी। ठीक ना। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। किसकी उपाधि प्रदान की थी? केसर हिंद की उपाधि क्या की थी? प्रदान की थी। ठीक ना। देखिएगा जो था ये गुजराती में, यंग इंडिया अंग्रेजी में संपादन किया था। गांधी जी ने नवजीवन का किस भाषा में? गुजराती भाषा में। और यंग इंडिया का अंग्रेजी भाषा में संपादन किया था। ध्यान में रखिएगा। नवजीवन का गुजराती में, नवजीवन का गुजराती में और यंग इंडिया का अंग्रेजी में संपादन किए थे। हरिजन पत्र का प्रकाशन 1933 में शुरुआत किया गया। हरिजन पत्र जो है, हरिजन पत्र, इसका प्रकाशन गांधी जी ने 1933 में क्या किया था? प्रारंभ किया था। तो ये भी ध्यान में रखना है। हरिजन पत्र किसका है? गांधी जी का है। और इन्होंने कब इसका शुरुआत किया था? तो 1933 में शुरुआत किया था। 1933 में शुरुआत किया था। गांधी जी की आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये तो सबको याद होगा। गांधी जी की प्रिय भजन है वैष्णव जन को तेनु कहिए पीर पराई जाए रे, की रचना जो है नरसिंह मेहता ने की थी। किसने की थी? नरसिंह मेहता ने की थी। याद रखिएगा। गांधी जी के नेतृत्व में हुए प्रथम 3 संघर्ष हुए थे। कौन कौन? तो हम लोग जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह था। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल इन्होंने 1918 में किया था। और एक खेड़ा सत्याग्रह भी किया था 1918 में। तो क्रम वाइज पूछता है तो पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर, फिर खेड़ा सत्याग्रह। ध्यान में रखना है। ये दोनों 1918 में हुआ था, लेकिन पहले हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर, फिर दूसरा हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। देखिएगा, जो असहयोग आंदोलन है इसको इतना बड़ा बनाना है तो फंड चाहिए ना जी। तो फंड कहाँ से आएगा? तो उसके लिए तिलक स्वराज फंड की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए एक फंड रखा गया, तिलक स्वराज फंड, है ना, इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान में रखिएगा। तिलक स्वराज फंड की इसकी स्थापना कब की गई थी? गांधी जी का असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1 अगस्त 1920 को। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता कौन हो गए थे? तो मोहम्मद अली हो गए थे। जो असहयोग पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के समय सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले कौन थे नेता? तो मोहम्मद अली थे। कौन थे? मोहम्मद अली थे। ध्यान में रखना है। कौन थे? वो मुस्लिम नेता थे, मोहम्मद अली थे। असहयोग आंदोलन के समय गिरफ्तार होने वाले प्रथम नेता थे मोहम्मद अली जो थे। ठीक ना। असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले में अंग्रेजों के द्वारा की गई केसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी कुछ देर पहले, ये असहयोग आंदोलन होने से पहले कर दिया गया था। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि भी लौटा दी थी। ठीक ना, जमनालाल बजाज ने भी अपना राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी, है ना। ये जो हुआ था ना जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसी समय हुआ था, है ना। 13 अप्रैल 1819 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी में इन दोनों ने अपना रविंद्रनाथ टैगोर भी अपना क्या हुए थे, वो भी अपना जो था अपना लौटा दिए थे, है ना। ध्यान में रखिएगा। तीनों आदमी अपना लौटा दिए थे। सब अपने अपने पद को क्या कर दिए थे? लौटा दिए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड इतना भयावह हो गया था जिसके कारण है। तो दोस्तों हम लोग देख लिए हैं कौन कौन सा। हम लोग देखें अभी कि जमनालाल बजाज ने अपना राय बहादुर की उपाधि और गांधी जी ने अपना केसर हिंद की उपाधि, और इसी में जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि को क्या कर दिया था? 13 अप्रैल 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी के उपेक्ष में क्या हुआ था? लौटा दिए थे सब आदमी। तो अब 1920 में क्या हुआ था? जो यही हम लोग का जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ है 1 अगस्त 1920 में। तो इससे पहले ही ना सब हो गया था, सब लौटा दिया गया था। तो वही लिख रहा है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से की थी। अब देखिए ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये हमारा क्या था? ये तो असहयोग आंदोलन था, ये तो खत्म। अब आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1913 से शुरू किया गया। दांडी मार्च को शुरू किया गया। आप पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब किया गया? तो देखिए दांडी मार्च जो होता था, दांडी मार्च जब पहुंचना था, क्या करना था कि नमक बनाने के लिए पहुंचना था, और 24 दिन की यात्रा किए थे गांधी जी सबके साथ, है ना।
अपने 72 के 77 प्रतिनिधि के साथ आगे लिख मिलेगा, ठीक ना, ध्यान में रख नहीं आ रहा अभी। तो उनके साथ गए थे, वहाँ पे दांडी पहुँच के क्या किए थे, नमक बनाए थे, और नमक बनाने के बाद तब क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वहाँ से शुरुआत हुई थी, ठीक ना। तो देखिएगा 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी ने नोआखली बंगाल में थे। जब 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ उस दिन गांधी जी कहाँ पर थे, तो नोआखली बंगाल में थे। ध्यान में रखना है, नोआखली बंगाल में थे कब, जब 15 अगस्त को गांधी जी, जब 15 अगस्त को आज़ाद हो रहा था तो उस समय गांधी जी नोआखली बंगाल में थे, ठीक। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बिरला भवन में नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया गया। किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया 30 जनवरी 1948 में। ध्यान में रखिएगा 30 जनवरी 1948 में बिरला भवन में। कहाँ पे, बिरला भवन में। गांधी जी की हत्या की मुकदमा जो था नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदन लाल पहवा, विष्णु करकरे, दिगंबर बांगरे, दामोदर वीर सावरकर एवं नारायण आप्टे पर चला, जिसमें नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को क्या कर दिया गया, 2 आदमी को फांसी दिया गया। ध्यान में रखिएगा, सिर्फ नाथूराम गोडसे को नहीं, उनके साथ साथ एक नारायण आप्टे भी थे, इनको भी क्या किया गया, तो इनको भी फांसी दिया गया, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सज़ा सुनाने वाले जज कौन थे, आत्मा चंद अग्रवाल थे। कौन थे, आत्मा चंद अग्रवाल जो थे, ये गांधी जी की हत्या के बारे में मुकदमा चलाए थे, जिसको नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को क्या दिए थे, फांसी की सज़ा दिए थे, बाकी को जेल दिए होंगे, ठीक ना। चलिए आगे देखिएगा। भारत का एकमात्र समाचार पत्र जो हिंदू था, इसने अपनी गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो समाचार पत्र पहला पन्ना पर नहीं छपा था। बताइए, इतना बड़ा हत्या हुआ और पहला पन्ना पे नहीं छपा था हिंदू नामक जो समाचार पत्र था। क्यों नहीं छपा, इसका कारण यह था कि हिंदू के पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन ही आता था। ये नियम था कि कुछ हो जाएगा उसके पहले पन्ने पर क्या आएगा, तो विज्ञापन ही आता था, ठीक ना। विज्ञापन मतलब वही एड्स आता था। 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई। कब, 2 अक्टूबर 2005 में लगाया गया। बताइए, हाल फिलहाल में लगाया गया दक्षिण अफ्रीका में पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर क्या लिया, गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है, ठीक ना, जहाँ पे उनको क्या किया था, धक्का दे के बाहर निकाल दिया गया था। देखिएगा दोस्तों, बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी में कराची के अधिवेशन में किया था। बांट दो और छोड़ दो, इसका नारा लीग ने कब लगाया था, तो दिसंबर 1943 में कराची अधिवेशन में दिया था। कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। कब दिया गया था, कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था दिसंबर 1943 में। दिसंबर 1943 में। कांग्रेस का जो प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज यूल था। कौन था, जॉर्ज यूले। तो कांग्रेस का जो है प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष बनाया गया, किसको, जॉर्ज यूले को बनाया गया, ठीक ना। ध्यान रखिएगा। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, कौन बोले थे, महात्मा गांधी जी बोले थे। गांधी जी जो थे हरिजन नामक पहले 3 पत्रों का प्रकाशन किया था। कितना, 3 पत्र का प्रकाशन किया था हरिजन नामक नाम से। पहला तो जो था हरिजन बंधु जो था, ये गुजराती में था, हरिजन बंधु है ना, बंधु नाम लग रहा है, बंधु तो गुजराती में था। हरिजन सेवक, सेवक नॉर्मल हिंदी में था। और हरिजन, ये जो सिर्फ नॉर्मल हरिजन है ये अंग्रेजी में था। किस में था, अंग्रेजी में था। जो पुणे 11 फरवरी 1933 में ये मतलब इसको क्या किए थे, प्रकाशन किए थे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। किस में लिखी थी, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से देखा जाए तो गुजरात के थे, गुजराती में लिखे थे। हिंदू स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती में ही लिखी थी। हिंदू स्वराज को भी गांधी जी ने गुजराती में ही लिखी थी, हिंदू स्वराज को, ठीक है ना। देखिएगा आगे, देखिएगा दोस्तों, डंडा फौज, क्या नाम लिखा हुआ है, डंडा फौज। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया था। डंडा फौज का गठन किसने किया था, डंडा फौज का गठन जो है पंजाब में चमनदीप ने किया। किसने किया, डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप, किसने किया, चमनदीप ने डंडा फौज का गठन किया पंजाब में, ठीक ना। आगे देखिए, ये तो हो गया, डंडा फौज का गठन किया था चमनदीप। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पद पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। किसमें, दीनबंधु, जो दीनबंधु है, दीनबंधु का जो नाटक है नील दर्पण, इसमें नील की खेती करने वाले हुए पर अत्याचार का उल्लेख लिखा गया है, ठीक ना। दीनबंधु मित्र में, दीनबंधु मित्र में क्या लिखा गया है, दीनबंधु मित्र का जो नाटक इस पर लिखा गया है तो नील दर्पण पे लिखा गया है, इसका नील दर्पण इसका नाम है। इस पर क्या, तो नील की खेती करने वाले जितना भी अत्याचार हुए थे उसमें लिखा गया था दीनबंधु मित्र का नाटक, कौन सा, नील दर्पण में। आगे देखते हैं, राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन जो था मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। देखिए यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बहुत उठाता है कि राष्ट्रवादी जो था अहरार आंदोलन, कौन सा आंदोलन, अहरार आंदोलन जो था मजहर उल हक ने
प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन। मजहरुल हक ने। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की थी। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? तो आत्म का सम्मान करिए, इस आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर, रामस्वामी नायकर। तो राम जी का आत्मसम्मान करवाइए, है ना, रामस्वामी नायकर, आत्मसम्मान आंदोलन। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने किया था। किसने किया था? दयाल दास ने। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की थी। दयाल दास का आंदोलन की शुरुआत, कौन सी आंदोलन की शुरुआत किया था? तो निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किया था दयाल दास ने। ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र जो है देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। ब्रह्मा समाज का जो है प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, ठीक ना, रविंद्रनाथ नहीं, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। किसने? ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने क्या किया था? तैयार किया था। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक कौन थे जी? शिव नारायण अग्निहोत्री। देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, शिव नारायण और जो है ये कौन है? तो देव ही ना है। तो देव समाज का संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। तरुण स्त्री सभा की स्थापना किसने? कलकत्ता में की गई थी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में की गई थी तरुण स्त्री सभा की स्थापना। भारत भारतीयों के लिए, यह नारा आर्य समाज ने दिया था। किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। भारत किसके लिए है? भारत भारतीयों के लिए है। तो यह नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। ध्यान में रखिएगा, भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद जो थे 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित किए थे, ये हम पीछे भी देख चुके हैं। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को कहा जाता है। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को कहा जाता है, ठीक ना। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को कहा जाता है, ठीक ना। ध्यान में रखिएगा, बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस के दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। किसके द्वारा? जो दिल्ली षड्यंत्र केस है ये दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी, ठीक ना। दिल्ली षड्यंत्र केस की मुखबिरी मतलब गवाही देने वाले कौन थे? दीनानाथ थे, है ना। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। जो अलीपुर केस था, दिल्ली षड्यंत्र केस में तो दीनानाथ बने थे, मुखबिरी किए थे। अलीपुर केस में कौन किए थे? तो सरकारी गवाह बन गए थे नरेंद्र गोसाई। कि कौन बन गए थे? नरेंद्र गोसाई। ध्यान में रखिएगा, अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बने थे और दिल्ली षड्यंत्र में कौन बने थे? तो दीनानाथ बन गए थे। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था, मतलब 18 साल के था। इंकलाब जिंदाबाद नारा सर्वप्रथम 1921 में मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो 1921 में मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था। किसने दिया था? हजरत मोहानी ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। ध्यान रखिएगा। जो एक स्वतंत्रता से सेनानी थे, कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी, उर्दू शायर भी थे और समाज सेवी भी थे, ठीक ना। हजरत मोहानी कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ उर्दू शायर थे, समाज सेवी थे। उन्होंने इस नारे का जो अपने लेखन में इस्तेमाल किया था, ठीक ना, उन्होंने इस नारे को क्या किया था? अपने लेखन में इस्तेमाल किया था। बाद में यही नारा भगत सिंह ने, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारियों द्वारा लोकप्रिय बना दिया गया। भगत सिंह ने 1929 में दिल्ली की विधानसभा में बम फेंकते समय उसे भी जोरदार तरीके से बुलंद किया, जिससे यह नारा और प्रसिद्ध हो गया। तो 1929 में भगत सिंह ने यही जो बोल के फेंके थे कि जो है इंकलाब जिंदाबाद बोल के, ऐसे करके 1929 में जो है भगत सिंह ने क्या फेंका था? बम फेंका था। कहाँ पे? दिल्ली के विधानसभा में। कहाँ पे? दिल्ली के विधानसभा में बम फेंके थे। इस समय जोरदार तरीके से बुलंद किया गया, ठीक ना, और जिससे यह नारा और प्रसिद्ध हो गया भगत सिंह के द्वारा। तो इंकलाब जिंदाबाद का असली मतलब होता है क्रांति अमर रहे या फिर क्रांति जिंदाबाद। इसका मतलब क्या हो गया? इसका अर्थ क्या हो गया? जो क्रांति चल रहा है, क्रांति को अमर रहना है, बंद नहीं रखने देना है। इंकलाब जिंदाबाद ऐसे करके, क्रांति अमर रहे, क्रांति जिंदाबाद। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को कहा जाता है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से क्वेश्चन अगर दे दिए तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि भगत सिंह भी हो सकता है, ठीक ना। ध्यान में रखिए, शहीद ए आजम, कहीं से भी लग रहा है कि भगत सिंह के नाम आएगा तो भगत सिंह को कहा जाता है क्या? शहीद ए आजम कहा जाता है। क्यों? नहीं, शहीद हो गए थे, है ना। तो भगत सिंह जो थे, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश था जेसी हिल्टन। कौन था? जेसी हिल्टन, ठीक ना। भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश का नाम आ सकता है, बताइएगा कौन थे? जेसी हिल्टन थे। कौन थे? जेसी हिल्टन थे भगत सिंह को फांसी का सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। सबके लिए क्या दिया था? सबके लिए एक जाति हो, एक धर्म हो, एक ईश्वर हो, इस सब का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु जी ने दिया था। श्री नारायण गुरु जी ने दिया था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, किसने दिया था ये नारा?
श्री नारायण गुरु जी, श्री नारायण गुरु ने दिया था, ठीक ना। आगे चलिएगा। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। स्वर्ण हिंदू की फांसीवादी क्या है? कांग्रेस है। किसने बोला था? मैंने स्वर्ण सोना वाला हिंदू है, सब हिंदू सोना है, लेकिन उसका जो फांसी है कौन है? कांग्रेस है। इसको कहकर कांग्रेस का चरित्र बताया था कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना बताया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, और यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक ना। महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और उल्टा में राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने एक एवं अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरिस ने कहा था। अच्छा चलिए देखिएगा, महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक ना। और रविंद्रनाथ टैगोर बदले में क्या हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको तो महात्मा कहा था, बदले में गांधी जी उनको बोले थे गुरुदेव। गांधी जी ने उनको किस चीज़ का उपाधि दे दिए बदले में? तो गुरुदेव की उपाधि दे दिए, ठीक ना, ध्यान में रखिएगा। और राष्ट्रपिता किसने कहा था गांधी जी को? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस ने कहा था। फ्रैंक मोरिस ने क्या कहा था? कि आधा नंगा फकीर है। क्या है? आधा नंगा फकीर है। किसने कहा था? फ्रैंक मोरिस ने कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदौली सत्याग्रह की महिलाओं के द्वारा दिया गया था, ठीक ना। और ये गांधी जी प्रदान किए थे, बोला था महिलाओं ने वहाँ के, और गांधी जी इनको मतलब कि उपाधि से नवाज दिए। वैसे देने वाले तो हो गए गांधी जी, लेकिन किसके कहने पे? तो बारदौली सत्याग्रह की महिलाओं के, बारदौली में जो सत्याग्रह चला था वहाँ की महिलाओं के द्वारा ये कहा दिया गया था सरदार की उपाधि, ठीक ना। किसको? वल्लभ भाई पटेल को। पहले उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए, हाली पद्धति जो है गुजरात के बारदौली क्षेत्र में काली पराज जनजाति की इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर यानी बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। हाली पद्धति के अनुसार 1927 के बगली पराजों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, और काली पराजों को रानी पराज बनवासी की उपाधि दी है ना, उपाधि ही मिसप्रिंट है, उपाधि दी। चलिए ठीक ना, आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी को उसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। बताइए, एडोल्फ जो हिटलर हुआ था, सुभाष चंद्र बोस को दिया था नेताजी का, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का दर्जा किसने दिया था? एडोल्फ हिटलर दिया था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का दर्जा। समझ रहे हैं? हिटलर इतना बड़ा था, उसने सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारा। गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एमजी रानाडा हुए करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन होते थे? एमजी रानाडे। और खुद गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो गांधी जी के, है ना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। आ गया ना। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास। ये भी याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। भारत का बिस्मार्क भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस जो थे, जिनको नेताजी का उपाधि दिया था एडोल्फ हिटलर, उसके गुरु कौन थे? उनके गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु हुआ करते थे देशबंधु चित्तरंजन दास। कौन हुआ करते थे? देशबंधु चित्तरंजन दास, है ना। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती हुए थे। कौन थे? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। जो 19वीं शताब्दी है उसमें भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी करेंगे, जाहिर सी बात है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है, जाहिर सी बात है, तो याद होगा। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डिरेजियो था। कौन था यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक? तो विवियन डिरेजियो, ठीक ना, याद रखिएगा। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरोजियो था। कौन था? विवियन डेरोजियो। कौन था? विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव क्या किया था? पारित किया था। किसके? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया था। किसने? कांग्रेस ने। किसके अध्यक्षता में? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया गया। अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को क्या किया गया? पास किया गया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, तो सबको पता होगा। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है? लोकहितवादी। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है बिना ताज के क्या है? बादशाह हैं। मतलब इनके पास ताज नहीं है फिर भी ये बादशाह है। कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है?
सुरेंद्रनाथ बनर्जी बिना ताज के क्या हैं, बादशाह हैं। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एओ ह्यूम को क्या कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला, है ना। इसमें डोलॉजी दे देगा फंसाने के लिए, ध्यान रखिएगा। एओ ह्यूम को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। एओ ह्यूम जो था 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे, ठीक ना। कब तक 1885 से 1907 तक ये महामंत्री रह चुके हैं। एओ ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री रहे थे और स्थापना इन्हीं ने किया था, एओ ह्यूम ने किया था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक ना। मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। रॉलेक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील इसका कानून कहा गया था, ठीक है। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने किसने की थी, मोहम्मद अली और शौकत अली जो थे, इन्होंने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। किसने की थी जी, तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने, ठीक ना, 1919 में की थी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, ध्यान में रखिएगा। तो मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने क्या किया था, 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे, हम लोग जानते हैं। और दूसरे में सिर्फ गांधी जी एक बार भाग लिए थे, वो भी असफल हो गया था। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। क्या किया, तो 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया, ठीक ना। कब दिया, तो 22 दिसंबर 1939 को, है ना। और इसी दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुक्ति दिवस किसने मनाया, मुस्लिम लीग ने। क्यों, क्योंकि उसने अब सोचा कि अब तो कांग्रेस हो गया गायब, अब हम लोग हो गए मुक्त। इस टाइप से मुक्ति दिवस मनाना शुरू कर दिया मुस्लिम लीग ने। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है। मतलब जिस बैंक का जिसका जो है बैंक नष्ट होने वाला है, ठीक ना। किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था, ठीक ना। क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था, यह एक आगे की तारीख का है, पोस्ट डेटेड चेक है। और इसका जो है बैंक क्या है, नष्ट होने वाला है, उसका जो है पोस्ट डेटेड चेक है। किसको कहा था, क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। किसने कहा था, क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था 1942 में। इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो देखिएगा, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस ने दोनों आदमी मिलकर किए थे। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किए थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिया इंडिपेंडेंस, देखिए अब यहाँ पे दिया है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने किया था, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एकदम भूलना नहीं चाहिए कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो कुख्यात था एकदम सेलुलर जेल, खतरनाक काला पानी वाला, ये कहाँ पे था, अंडमान में स्थित था। कहाँ पे था, अंडमान में स्थित था ना। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किया था, है ना। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने किया था, पंडिता रमाबाई ने। किसने, पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला की स्थापना। अंबाबाई का संबंध कर्नाटक राज्य से था। अंबाबाई का नाम आप लोग सुने होंगे। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों को बहिष्कार और शराब की दुकानों को घेराबंदी की थी, अंबाबाई, ठीक ना। अंबाबाई का संबंध किससे था, कर्नाटक राज्य से था अंबाबाई का संबंध। और उन्होंने उड़ीसी में विदेशी कपड़ों को बहिष्कार किया। कपड़ों का क्या किया, बहिष्कार किया। और शराब की दुकानों को घेराबंदी की थी। किसने, अंबाबाई, ठीक ना। ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था, ठीक ना। ये सारा बंगाल ही, कलकत्ता का बात है, जितना भी है ये सब ध्यान रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में राजा राम मोहन राय ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय, है ना। तो किसका जो है आत्मा सबसे शुद्ध होगा, राजा राम जी का, राजा राम मोहन राय का सबसे आत्मा शुद्ध है। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 में किया था। जिसका आत्मा शुद्ध है उनका दांत भी शुद्ध होगा ना जी। तो राजा राम मोहन राय का आत्मा के साथ साथ उनका दांत भी शुद्ध है। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में राजा राम मोहन राय, वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय, ध्यान में रखिएगा। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लुई विवियन ड्रेजियो ने किया था। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने किया था, हेनरी लुई विवियन ड्रेजियो ने 1826 में। तो एशियाटिक सोसाइटी 1784 विलियम जोन्स ने किया था बंगाल में। आत्मीय सभा 1814 राजा राम मोहन राय ने किया था। और 1815 भी कहीं कहीं देखने को मिलता है आत्मीय सभा। वेदांत कॉलेज 1825 राजा राम मोहन राय।
युवा बंगाल आंदोलन हेनरी लुई विवियन रेजियो 1826 में। ब्रह्मा समाज 1828 में राजा राम मोहन राय ना, है ना। तो ब्रह्मा जी क्या हुए, आत्मा जिनका शुद्ध था राजा राम मोहन राय का, इनका दांत भी शुद्ध था, ब्रह्मा जी इनको आगे गिफ्ट दे दिए, किनको, राजा राम मोहन राय को, ब्रह्मा समाज। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किए थे। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1803 में राधा कांत देव, है ना। तो हिंदू लोग राधा जी को मानता है ज़्यादातर। तो हिंदू धर्म सभा राधा कांत देव, हिंदू धर्म सभा राधा कांत देव कब, 1830 में, 1830 में हिंदू धर्म सभा, 1830 में राधा कांत देव। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर, कौन थे, द्वारिकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर 1838 में। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, द्वारिकानाथ टैगोर ने। कब, 1838 में किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था, 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर, 1839 में। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी और 1839 में तत्वबोधिनी सभा। ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक ना। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी ने 1843 में किया था, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में गोपाल हरि देशमुख ने किया था। परमहंस मंडली की स्थापना कब किया गया, 1849 में मुंबई में गोपाल हरि देशमुख ने किया था, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, रहनुमाई माजदायान सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। किसने किया था, रहनुमाई माजदायान सभा। ब्रिटिश और कौन सा था, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना भी 1843 में दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रहनुमाई माजदायान सभा, क्या है, रहनुमाई माजदायान सभा जो था 1851 में दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले ने किया था, महिला के लिए बहुत कार्य किए थी। तो बालिका विद्यालय किसने खोला था, ज्योतिबा फुले ने, 1851 में। ज्योतिबा फुले ने क्या किया था, 1851 में बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 ज्योतिबा फुले ने किया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राजेंद्र लाल राधाकांत देव ने किया था 1851 में ही, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में। 1851 में देखिएगा 3 गो खोला गया था। सबसे पहले रहनुमाई माजदायान सभा, बालिका विद्यालय, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो रहनुमाई माजदायान सभा तो दादा भाई नौरोजी हो गया, बालिका विद्यालय ज्योतिबा फुले हो गए, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो गए राजेंद्र लाल राधाकांत देव। कौन हो जाएंगे, राजेंद्र लाल राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन राजेंद्र लाल राधाकांत देव। 1851 का बात है तीनों। राधा स्वामी सत्संग जो है ये आगरा में हुआ था 1861 में। शिव दयाल साहब ने करवाया था। किसने करवाया था, शिव दयाल साहब इसके थे संस्थापक। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, तो शिव दयाल साहब थे। कौन थे, शिव दयाल साहब थे, 1861 में, है ना। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने किया था। किसने किया था, अब्दुल लतीफ़ ने। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, हम ना। और मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में किसने किया था, अब्दुल लतीफ़ ने। किसने किया था, अब्दुल लतीफ़ से। इसके आगे के कुछ देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ठीक ना। थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक साथ रहने के लिए। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।